नमस्कार, एक्शन पैक्ड खबरों के इस धुआंधार बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं ज्योत्सना पाठी। नमस्कार, मैं हूं अमित पालित और ब्रेकिंग न्यूज और एक्शन से भरपूर इस न्यूज में हम आपके सामने दिखाएंगे तमाम वो खबरें जो आपके शहर से जुड़ी हुई हैं और आपके लिए जानना भी जरूरी है। सबसे तेज, सबसे पहले, सबसे एक्यूरेट खबरों का 360 डिग्री एंगल। तो अगले 1 घंटे तक खबर जहां होगी, जैसी होगी, आपको मिलेगी अभी अभी। और अभी अभी एक बड़ी खबर आ रही है पार्लियामेंट से, जहां पर बीजेपी ने लोकसभा सांसदों को व्हिप जारी किया है। सांसदों को 15 से लेकर 19 दिसंबर तक सदन में रहने के निर्देश दिए गए हैं। सांसदों को लोकसभा की कार्यवाही में मौजूद रहने का भी निर्देश दिया गया है। लोकसभा की कार्यवाही में सांसदों को मौजूद रहने के निर्देश दिए गए हैं। बीजेपी ने लोकसभा सांसदों को व्हिप जारी किया है और उस व्हिप में 15 से लेकर 19 दिसंबर तक लोकसभा के सभी सांसदों को सदन की कार्यवाही में मौजूद रहने के लिए कहा गया है। तो 15 से 19 दिसंबर तक सदन में सभी लोकसभा के जो सांसद हैं वो मौजूद रहेंगे। लोकसभा की कार्यवाही इसमें शामिल होने के लिए व्हिप जारी किया गया है। हमारे पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र पराशर इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सीधे देवेंद्र का रुख करते हैं। देवेंद्र, ये जो व्हिप जारी किया गया है, निर्देश दिया गया है सांसदों को, इसका खास मकसद क्या है? ये कुछ महत्वपूर्ण बिल हैं जो अभी पास होने बाकी रह गए हैं, जो कि गवर्नमेंट ने लिस्टेड किए थे। तो उन बिलों को इन 4 दिनों में ही अब पास कराना है। तो उस लिहाज से संख्या बल की बहुत ज़्यादा आवश्यकता रहती है और उन सांसदों के लिए 4 दिन का व्हिप जारी किया गया है, ताकि बिल के समय जब नंबर्स की ज़रूरत रहे तो उन नंबर्स को लेके कमी ना। कुछ फाइनेंस को लेकर भी बिल है, तो उस कंडीशन में निश्चित तौर पर वहाँ पर नंबर्स बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं। और उस लिहाज से सभी सांसदों के लिए व्हिप जारी किया गया है कि 15 से 19 तक आपके सदन में मौजूदगी, और ये 3 लाइन व्हिप है, यानी कि सदन में मौजूदगी आपकी अनिवार्य है। जी देवेंद्र, इन बिलों की अगर बात की जाए तो कौन से वो अहम बिल हैं जो इस दौरान लाए जा सकते हैं? जैसा कि हमने न्यूक्लियर पावर को लेकर सुना था कि वो प्राइवेट प्लेयर्स के लिए खोला जा रहा है। अभी सिर्फ ये इंडिकेशन किया गया है कि कुछ महत्वपूर्ण बिल हैं। अब उन नए बिलों में जो कि ऑलरेडी लिस्टेड थी, जैसे हमने देखा था कि सत्र की शुरुआत होने से पहले 13 बिल लिस्ट किए गए थे, क्या उन बिलों में से है या फिर कोई नया बिल सरप्राइज के तौर पे गवर्नमेंट लेके आएगी, जिसको अब पिछले कैबिनेट में पास करा लिया गया हो भले ही, लेकिन बताया नहीं गया, उसकी जानकारी सार्वजनिक नहीं की गई, तो क्या उसको लेकर आया गया? इसके बारे में फिलहाल अभी कोई इंडिकेशन नहीं दिया गया है। अमित देवेंद्र, लेकिन जिस तरह से व्हिप जारी किया गया, क्या आपको लगता है कि इस दौरान कुछ ऐसे अहम बिल हो सकते हैं जिसको लेकर? निश्चित तौर पे अगर 4 दिनों को लेकर अगर व्हिप जारी किया गया तो इसका सीधा मतलब यही है, और यही इंडिकेट भी किया गया है कि कुछ महत्वपूर्ण बिल हैं जिनको लेकर पास कराया जाना है, और उसके चलते पार्टी के सांसदों के लिए व्हिप जारी किया गया है। तो हमारे पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र पराशर को आप सुन रहे थे। कुछ महत्वपूर्ण बिल इस वक्त में पेश होने हैं, इसलिए ये व्हिप जारी किया गया है। फिलहाल जो तस्वीरें आप देख रहे हैं दोनों ही सदनों की, लोकसभा, राज्यसभा, जहां कार्यवाही शुरू हो चुकी है। पंकज चौधरी जी, प्लीज। माननीय सभापति जी, मैं आपकी अनुमति से आज की कार्यसूची के मत संख्या 1-2 पर उल्लिखित भारत के नियंत्रक या महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन की एक प्रति अंग्रेजी तथा हिंदी में सभा पटल पर प्रस्तुत करता हूँ। तो इस वक्त आप देख रहे हैं कि राज्यसभा और लोकसभा की कार्यवाही शुरू हो चुकी है, और जैसा कि हम आपको बता ही रहे थे कि बीजेपी ने अपने सभी लोकसभा के सांसदों से एक निर्देश दिया है कि वो 15 से लेकर 19 तारीख तक सदन में मौजूद रहें। हम लोग एक दूसरे के दुश्मन नहीं है, हम एक दूसरे के विरोधी हैं। 2014 में बीजेपी का एक एमपी ने एक गलत शब्द प्रयोग किया था विरोधियों के ऊपर। प्रधानमंत्री मोदी जी ने तुरंत अपना एमपी को माफी मांगने के लिए कहा और उन्होंने माफी मांगी, क्योंकि हम इस सदन में लोगों के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि के हिसाब से काम करते हैं। कल कांग्रेस के रैली में प्रधानमंत्री मोदी जी का कब्र खोदने के लिए बात कहा गया है। ये इस देश के लिए बहुत दुखद समय है कि कांग्रेस पार्टी ऐसा शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, और सारे कांग्रेस पार्टी पूरे के पूरे नेतृत्व उस रैली में मौजूद थे, और प्रधानमंत्री मोदी जी का कब्र खोदने के लिए इन्होंने नारा लगाया। इस देश के लिए इससे शर्मनाक, इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण कोई चीज नहीं हो सकता है कि देश के प्रधानमंत्री 140 करोड़ के
नेता, विश्व में सबसे प्रसिद्ध, सबसे मजबूत नेता आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी का कमर खोदने के लिए कांग्रेस की रैली में बात कहा गया है। मैं चाहता हूं कांग्रेस के नेतृत्व माफी मांगना चाहिए, इस सदन के माध्यम से देश से माफी मांगना चाहिए। राज्यसभा में भी, लोकसभा में भी कांग्रेस के अध्यक्ष स्थगित की जाती है। लोकसभा की तस्वीरें आप देख रहे थे। जैसे ही लोकसभा की कार्यवाही शुरू हुई वहां हंगामा शुरू हो गया, क्योंकि लगातार किरण रिजिजू को भी आपने सुना, बीजेपी ये मांग कर रही है कि जो कल कांग्रेस की रैली हुई उसमें प्रधानमंत्री के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल किया गया और ये तक कहा गया कि मोदी की कब्र खोद दी जाएगी। उसको लेकर बीजेपी का विरोध प्रदर्शन देखने को मिला और लोकसभा की कार्यवाही को स्थगित भी कर दिया गया है। कांग्रेस पार्टी का एक रैली हुआ और उस रैली में क्या क्या बात हुआ देश वालों ने सुना है। लोकतंत्र में हम सब एक दूसरे के साथी ही हैं, हम दुश्मन नहीं हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी की रैली में प्रधानमंत्री का कब्र खोदने के लिए जो बात कही गई और देश भर से कांग्रेस वालों ने अपने लोगों को बुला करके प्रधानमंत्री को मारने के लिए, प्रधानमंत्री को जान से ख़त्म करने के लिए, कब्र खोदने के लिए जो बातें की गई हैं, मैं समझता हूं कि लोकतंत्र में इससे ज़्यादा और घटिया, इससे ज़्यादा नीचे का स्तर कभी देखने को नहीं मिला है। संसद सत्र चल रहा है, कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष और कांग्रेस पार्टी के नेता प्रतिपक्ष पार्लियामेंट में देश के लोगों से माफ़ी मांगना चाहिए। तो यहां पर आप सुन रहे थे किरण रिजिजू को, संसदीय कार्य मंत्री है, जो बता रहे थे कि किस तरह से कांग्रेस की रैली में प्रधानमंत्री मोदी के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल किया गया। अब जिस बारे में डिटेल में जिक्र कर रहे थे इस वक्त किरण रिजिजू, उसके बारे में भी आपको बताते हैं। कल दिल्ली के रामलीला मैदान में कांग्रेस ने वोट चोरी का रैली का आयोजन किया गया था और राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी, तमाम लोग मौजूद थे। चलिए, जेपी नड्डा इस वक्त कुछ कह रहे हैं राज्यसभा में, आपको सुनाते हैं। देश से माफी मांगनी चाहिए और ये नामदारों की जंगलात है, इसको समझना चाहिए। और मैं ये भी कहना चाहूंगा कि राजनीति का स्तर कांग्रेस पार्टी ने इतना गिरा दिया है जो कल्पना के बाहर है। इसलिए इसकी मैं घोर निंदा भी करता हूं और मैं श्रीमती सोनिया गांधी जी से राज्यसभा की कार्रवाई भी स्थगित कर दी गई है। राज्यसभा में भी आज यह मुद्दा उठा जिसका जिक्र लोकसभा में किरण रिजिजू कर रहे थे। अब देखिए, यह वो जगह है जहां पर कांग्रेस की रैली हुई थी, रामलीला मैदान में दिल्ली में, जहां पर वोट चोरी को लेकर, एसआईआर को लेकर था, लेकिन यहां पर प्रधानमंत्री मोदी के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल किया गया। वो भी हम आपको सुनाते हैं, जिसको लेकर विरोध हुआ है। राज्यसभा और लोकसभा दोनों ही स्थगित करनी पड़ी है। बीजेपी ने कड़ा विरोध जताया है। मोदी तेरी कमर खुदेगी, आज नहीं तो कल खुदेगी। मोदी तेरी कमर खुदेगी, आज नहीं तो कल खुदेगी। किस तरह से प्रधानमंत्री के लिए शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है, उनकी कब्र खोदने की बात कही जा रही है और इसी बात से पूरी बीजेपी नाराज है। और आज संसद के दोनों ही सदनों में आपने देखा कि कैसे बीजेपी के नेता, एक तरफ किरण रिजिजू, दूसरी तरफ जेपी नड्डा, ये मांग कर रहे थे कि कांग्रेस के नेता प्रधानमंत्री के लिए इस्तेमाल अपशब्दों के लिए माफी मांगे, क्योंकि लोकतंत्र में किसी तरह का आज नहीं तो कल खुदेगी, कमर खुदेगी, मोदी तेरी कमर खुदेगी, आज नहीं तो कल खुदेगी। मोदी तेरी कमर खुदेगी, आज नहीं तो कल खुदेगी। कमर खुदेगी, मोदी तेरी कमर खुदेगी, आज नहीं तो कल खुदेगी। मोदी तेरी कमर खुदेगी, आज नहीं तो कल खुदेगी। कमर खुदेगी, मोदी तेरी कमर खुदेगी, आज नहीं तो कल खुदेगी। मोदी तेरी कमर खुदेगी, आज
और हैरानी की बात तो यह कि जब ये नारेबाजी का वीडियो सामने आया तो मीडिया ने कांग्रेस की नेता मंजू लता मीणा से इस बारे में सवाल पूछा तो उन्होंने माफी मांगने से इनकार कर दिया और उन्होंने कहा कि वो अपने बयान पर कायम है। ये नारा ही है हमारा तो, भाई मोदी तेरी कबर कुदेगी आज नहीं तो कल कुदेगी, यानी वोट छोड़ गद्दी छोड़, इस स्लोगन के द्वारा बोला जाता है। इसी मंच पे मैंने कहा है, जनता में माहौल इन्होंने पैदा कर रखा है इतने सालों से, उसका जवाब तो दे धरातल पर आकर। मैं कायम हूँ अपने बयानों पर, कोई पछतावा कोई मलाल नहीं है, कोई मदावा नहीं है मुझे तो। नहीं कोई माफी नहीं, मैं किस बात की माफी मांगू, परेशान है हम इनसे। हम एक महिला है, आज इन्होंने महिलाओं के लिए क्या किया है, कुछ भी नहीं किया, ढकोसलेबाजियां करती है बस। ये चोरी के सब खिलाफ है, इन्होंने वोट चोरी करके जो ये सरकारें बनाई हैं, और निर्वाचन आयोग भी इनके कहने के अनुसार चल रहा है। नहीं, निर्वाचन आयोग स्वतंत्र है, उसका खुद का डिसीजन लेने का पावर होता है, लेकिन वो सरकार के इशारों पे चल रहा है। मंजू लता को आप सुन रहे थे, माफी मांगने की बजाय अपने बयान को जस्टिफाई करती हुई नजर आई। थोड़ी ही देर में दिल्ली पहुंचेंगे बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष नवीन। आपको बता दें कि जब वो दिल्ली पहुंचेंगे उनका कार्यकर्ताओं द्वारा भव्य स्वागत किया जाएगा। उसके बाद बीजेपी के मुख्यालय वो जाएंगे और आज बड़ा लंबा चौड़ा उनका कार्यक्रम रहने वाला है। संभावना इस बात की भी है कि वो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर सकते हैं और बीजेपी के तमाम जो वरिष्ठ नेता हैं उनसे भी मुलाकात का नितिन नवीन का आज कार्यक्रम है। तो बीजेपी के नए कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन दिल्ली पहुंच रहे हैं और दिल्ली में आज इनका खास कार्यक्रम भी रहेगा, भव्य स्वागत किया जाएगा पार्टी ऑफिस में। इसके अलावा उनकी मुलाकात भी होनी है और माना जा रहा है कि आज इस दौरान वो कई बड़े नेताओं के साथ मुलाकात करेंगे दिल्ली में, जो भारतीय जनता पार्टी के नए कार्यकारी अध्यक्ष चुने गए हैं। नितिन नवीन को बधाई देने वालों का सिलसिला भी जारी है। दिल्ली रवाना होने से पहले गिरिराज सिंह, मनोज तिवारी से लेकर तमाम बड़े नेताओं ने नितिन नवीन को बधाई दी और नितिन नवीन ने इंडिया टीवी से भी बातचीत में कहा कि यह बीजेपी की खूबसूरती है कि कार्यकर्ताओं को भी एक उच्च मुकाम मिलता है। नितिन नवीन राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बने हैं और उसके बाद बधाई का सिलसिला देखिए। तमाम बड़े नेता, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, मनोज तिवारी, दिलीप जायसवाल, राजू सिंह, तमाम वो बड़े नेता बधाई दे रहे हैं। बधाई का सिलसिला कल से जारी है। नितिन, पार्टी के हमारे नेतृत्वकर्ता ने अवसर दिया है, माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, माननीय गृह मंत्री जी, माननीय रक्षा मंत्री जी, इन सब के आशीर्वाद प्राप्त हुआ है, पार्लियामेंट्री बोर्ड का आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। मेरे कई अभिभावक हमारे बीच में उपस्थित भी हैं, गिरिराज दा, ऐसे कई हमारे पार्टी के प्रदेश के वरिष्ठ नेताओं का शुभकामना आशीर्वाद मिला है। तो आने वाला समय में पूरी ताकत और शिद्दत से पार्टी को आगे बढ़ाने में। आपका नाम सुनकर पूरा देश चौंक गया, आपकी क्या प्रतिक्रिया थी? आप भी हैरान हो गए सुन के? देखिए, पार्टी में यही भाजपा की खूबसूरती है कि अगर आप काम करते रहिएगा तो कोई भी कार्यकर्ता को किसी भी मुकाम पर पहुंचाया जा सकता है। कभी सोचा था 45 साल में इतनी बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती? मैंने तो कभी नहीं सोचा था। अब आने वाले समय में आपको लगता है बड़ी चुनौती होगी आपके पास? पार्टी में इतना स्ट्रक्चरल वर्किंग है, संगठन का इतना विस्तार है कि सब मिल के काम करते हैं, तो निश्चित रूप से यही तो है कि जिसके हाथ में कमल आ जाता है वही भाजपा में नेतृत्वकर्ता बन जाता है। तो पटना के बांकीपुर से 5 बार के विधायक हैं और साथ ही साथ मंत्री भी हैं और पिछली सरकार में यानी कि एनडीए के सरकार में मंत्री भी रहे थे, लेकिन 45 साल की उम्र में सबसे युवा बीजेपी के प्रदेश राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने जा रहे हैं और कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर पदभार संभालने के लिए दिल्ली पहुंच रहे नितिन नवीन और उनका भव्य स्वागत करने के लिए भी दिल्ली में खास कार्यक्रमों का आयोजन भी किया गया है। लेकिन जिस पद पर वो शपथ लेंगे या जिस पद को वो संभालेंगे यानी कि राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष का पद, वो पद उन्हें क्यों मिला है, इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें क्यों चुना, पीएम मोदी की क्या सोच रही, वो भी आपको बता देते हैं। नितिन नवीन के कार्यकारी अध्यक्ष बनने से बंगाल में इसका क्या इम्पैक्ट होगा, ये सारे वो सवाल हैं जो आप सभी के जहन में होंगे। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने इसको लेकर क्या कुछ कहा, आप खुद उनकी जुबानी सुनिए। हमारे साथ हैं केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह। गिरिराज जी, नितिन नवीन को कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया है, बीजेपी का ये जो नवीन प्रयोग है ये कैसा है? ये नवीन प्रयोग नहीं है, ये बीजेपी का सोच है कि एक कार्यकर्ता और वो कार्यकर्ता जो पोस्टर साटने से राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता है,
ये भारतीय जनता पार्टी में ही हो सकता। और पहली बार जनसंघ से लेकर के बीजेपी तक एक बिहार के नौजवान को ये दायित्व दिया गया है। बिहार के लिए बहुत बड़ा सौभाग्य है। बिहार की जनता की ओर से केंद्रीय नेतृत्व मोदी जी, नड्डा जी, अमित जी को कोटि श्रद्धांजलि। तमाम दूसरी पार्टियों के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे उनके मुकाबले देखें तो आपका जो नेतृत्व होगा वो सबसे युवा होगा। अभी हमारे मित्र कह रहे थे हमारी पार्टी भी 45 साल की होगी और मेरा राष्ट्रीय अध्यक्ष भी 45 साल का होगा। इतना युवा, एक तरफ देखिए कांग्रेस, नेहरू खानदान में ये नहीं हो सकता। नेहरू खानदान में खानदान के इर्द गिर्द ही होगा। और जो अपने को अध्यक्ष दूसरा बन भी गया, अध्यक्ष की तरह भूमिका निभाएगा, वो सीताराम केसरी जी वाली स्थिति होगी। तो इसको ऐसे भी देखा जाए कि बीजेपी की जो एक तीसरी पीढ़ी है वो अब खड़ी की जा रही है नेतृत्व में। बिल्कुल सही। आप कांग्रेस को देखिए, वो 80 साल के बूढ़े को ले आया। ये आप देखिए पार्टी को ऊर्जा देने के लिए पार्टी के उम्र का, तो ये दोनों में काफी अंतर है। और जहां तक लोग कहते हैं बंगाल के चुनाव का सवाल, बंगाल का चुनाव तो भारतीय जनता पार्टी को वहां की जनता ने तय कर ली है ममता बनर्जी को हटाना। हाँ, अभी चूंकि कई राज्यों में चुनाव है, बंगाल है, फिर यूपी है, तमिलनाडु है, तो आपको लगता है कि नितिन नवीन का जो चयन है उसके पीछे एक सोच ये भी रही होगी, चूंकि पूर्वोत्तर भारत से पहली बार कोई बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने जा रहा है। मैं आपको कह रहा हूं कि ये सौभाग्य है। और नितिन नवीन एक युवा है, ये नेक्स्ट जनरेशन के जी जैन की तरह है। ये केवल हाफ टी शर्ट पहन करके 60 साल हो गया, अभी भी अपने को जी जैन मानने वालों की तरह एक है ना नेता देश में। ये रियल, और ये कई राज्यों के प्रभारी रह चुके हैं, पार्टी को बढ़ाने का काम किया है। और बंगाल भी हम जीतेंगे, ये भी आपको भरोसा देना। बड़ी खबर यूपी से है। उत्तर प्रदेश में एसआईआर की प्रक्रिया के बाद कम से कम 4 करोड़ वोटर्स को लेकर सीएम योगी का बड़ा बयान आया है। योगी ने कहा कि 25 करोड़ की आबादी वाले यूपी में 64% युवा वोटर्स हैं। उस हिसाब से यूपी में 16 करोड़ वोटर्स होने चाहिए। सीएम योगी आदित्यनाथ ने यह भी कहा कि पहले की सूची में 15 करोड़ 44 लाख मतदाता हैं। ऐसे में वयस्क हुए मतदाताओं को मिलाकर संख्या बढ़नी चाहिए, जो कि एसआईआर के बाद घटी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा, 12 दिन का वक्त बचा है, ऐसे में ड्राफ्ट लिस्ट की समीक्षा की जाए, अपने वोटर्स का नाम जुड़वाने का काम किया जाए। 25 करोड़ की आबादी में मतदाता सूची में नाम होने चाहिए कुल 64%। अब 18 वर्ष से ऊपर का मतदाता सूची में नाम होना चाहिए, तो ये संख्या होनी चाहिए 16 करोड़। और मतदाता सूची में एसआईआर के बाद जो मतदाता सूची में नाम आए हैं वो कितने आए हैं? 12 करोड़। ये 4 करोड़ का जो गैप है, 2025 की जो मतदाता सूची थी, जनवरी 2025 की, उसमें कुल नाम थे 15 करोड़ 44 लाख। कितने थे? 15 करोड़ 44 लाख। 1 जनवरी 2026 को जो भी युवा 18 वर्ष का होगा वो मतदाता बनने का हकदार होगा। ये संख्या बढ़नी चाहिए 15 करोड़ 44 लाख से 16 करोड़ तक, लेकिन ये संख्या बढ़ी नहीं है, घटी है। 15 करोड़ 44 लाख से घट करके ये हो गई है 12 करोड़। ये जो 4 करोड़ का गैप है, ये मिसिंग है। पूरी कैलकुलेशन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बताई, समझाई कि ये जो गैप है इसे किस तरह से भरा जा सकता है।
बात करते हैं आम पब्लिक की मुसीबत की। दिसंबर में दिल्ली एनसीआर में रहने वाले लोगों के लिए डबल मुसीबत की शुरुआत हो चुकी है। दिल्ली एनसीआर के लोग इस समय प्रदूषण और कोहरे की दोहरी मार झेल रहे हैं। पिछले 3 दिनों की बात की जाए तो सुबह सुबह कोहरे की मोटी चादर देखने को मिल रही है। फ्लाइट्स और ट्रेनों पर कोहरे का असर पड़ रहा है। आज कम विजिबिलिटी के चलते दिल्ली एयरपोर्ट पर 40 फ्लाइट्स कैंसिल हुई। 4 फ्लाइट्स के रूट्स को डाइवर्ट भी किया गया। वहीं दिल्ली एनसीआर में सांसों की इमरजेंसी जारी है। AQI कम होने का नाम नहीं ले रहा और दूसरी तरफ दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स भी अब करीब 500 तक पहुंच गया है, जो गंभीर श्रेणी में आता है। बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए दिल्ली सरकार ने ग्रैफ 4 की पाबंदियां लागू कर दी हैं। लेकिन उसका भी कुछ खास असर देखने को मिल नहीं रहा है और डबल अटैक से वैसे ही दिल्ली एनसीआर में लोग परेशान हैं। दिल्ली एनसीआर में आज सुबह से ही घना कोहरा छाया हुआ है और साथ ही साथ प्रदूषण भी अपना प्रकोप दिखा रहा है। इस समय मैं दिल्ली के अक्षरधाम पर मौजूद हूँ, लेकिन आपको सामने अक्षरधाम नजर नहीं आएगा, क्योंकि अगर आपको नजर आएगा तो वो है दूर दूर तक घने कोहरे की चादर, जो कि अभी फॉग नहीं बल्कि स्मॉग है। देखिए यहाँ पर कितनी कम विजिबिलिटी है। आज सुबह दिल्ली में विजिबिलिटी 0 मीटर थी, लेकिन अभी देखिए यहाँ पर थोड़ी सुधरी जरूर है पर बेहतर नहीं हुई है। यहाँ पर तस्वीर में देखिए कितना घना कोहरा छाया हुआ है। यहाँ पर अगर प्रदूषण के स्तर की बात करें तो दिल्ली में प्रदूषण के स्तर 450 है, यानी कि गंभीर। ऐसे में यहाँ पर ग्रैफ 4 लागू है और साथ ही साथ एनसीआर की अगर बात करें तो नोएडा में दिल्ली से भी ज़्यादा प्रदूषण की स्थिति खराब है और वहाँ पर जो AQI है वो 460 से भी ऊपर है। दिल्ली के अलग अलग इलाकों में AQI गंभीर बना हुआ है। ऐसे में लोगों को सांस लेने की परेशानी आ रही है। सांस संबंधित मरीजों की संख्या भी अस्पतालों में बढ़ रही है। वहीं मौसम विभाग का कहना है आने वाले 2-3 दिन तक इसी तरह से तेज हवाएं चलने वाली है और साथ ही साथ तापमान भी गिरेगा, जिससे जो घना कोहरा है, स्मॉग है, वो इसी तरह से बरकरार रहने वाला है। दिल्ली एयरपोर्ट पर आज सुबह विजिबिलिटी 40 मीटर से भी कम थी, जिसके चलते उड़ान सेवा पर खासा असर पड़ा है। देखिए हमारी संवाददाता अनामिका गौड़ की रिपोर्ट। राजधानी दिल्ली में बढ़ते कोहरे ने दिल्ली की रफ्तार को धीमा कर दिया है। इस समय हम दिल्ली एयरपोर्ट पर मौजूद हैं और कोहरे की वजह से इस समय कई फ्लाइट्स डिले हो चुकी हैं। दिल्ली एयरपोर्ट ने नोटिफिकेशन एयरलाइंस को दिया है कि अगर उनकी कोई फ्लाइट डिले है तो उसकी जानकारी अपने ऐप पर और यात्रियों के साथ वेबसाइट पर भी साझा करें। यात्रियों को मैसेज भेजा जाए अगर फ्लाइट डिले है तो उन्हें समय बताया जाए, ताकि यात्रियों को भी परेशानी ना हो और दिल्ली एयरपोर्ट पर भीड़ जैसी सिचुएशन दोबारा ना हो। इस कोहरे का जो असर है वो ट्रेनों पर भी हुआ है। दिल्ली आने वाली कई ट्रेन, इस समय 7 ऐसी ट्रेन हैं जो देरी से चल रही हैं और तस्वीरों में आप देखें तो आपको इस समय दिल्ली एयरपोर्ट पे सब कुछ धुंधला नजर आ रहा होगा। लगभग 40 से 50 मीटर तक की विजिबिलिटी इस समय दिल्ली एयरपोर्ट पर है। रनवे पर भी इसी तरीके की स्थिति बनी हुई है। आनंद विहार, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भी घना कोहरा छाया हुआ है, जिसका सीधा सीधा असर रेल यात्रियों और फ्लाइट से जाने वाले हवाई यात्रियों पर पड़ा है। कोहरे के साथ साथ अगर हम पॉल्यूशन की बात करें तो इस समय IGI एयरपोर्ट का पॉल्यूशन 400 का आंकड़ा AQI मीटर पर पार कर चुका है। ये एक प्रमुख हॉटस्पॉट है दिल्ली का। 20 हॉटस्पॉट ऐसे हैं जहां पे AQI 400 से 500 के बीच में है। कोहरे और प्रदूषण की इस मोटी चादर के कारण स्थिति इस तरीके की बनी हुई है कि बहुत ज़्यादा धुंध है। स्मॉग की मोटी एक लेयर ने इस समय दिल्ली में परेशानी खड़ी कर दी है। और इधर कोहरे ने धीरे धीरे पूरे उत्तर प्रदेश को भी अपनी चपेट में ले लिया है। मुरादाबाद, वाराणसी, प्रयागराज की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां कोहरे की मोटी चादर नजर आ रही है। और इसी के चलते सुबह सुबह घरों से निकलने वाले लोगों को परेशानी हो रही है। रेल सेवा पर भी इस कोहरे की वजह से असर पड़ा है। हापुड़ की तस्वीरें आप देखिए। यहां अनवरपुर के पास घने कोहरे के कारण विजिबिलिटी कम हो गई, जिस वजह से करीब 6 गाड़ियों की आपस में टक्कर हो गई। कुछ लोगों के घायल होने की भी खबर है। ज्यादा जानकारी के लिए हमें इंतजार करना होगा, लेकिन जो तस्वीरें आई हैं वो साफ करती हैं कि इस वक्त ट्रैफिक के ऊपर भी बहुत ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि घना कोहरा होने की वजह से लोग आगे देख नहीं पाते। अब बात करते हैं हम कौशाम्बी की, जहां भीषण सड़क हादसा हो गया है और घने कोहरे के चलते बाइक सवार लोग
एक ट्रैक्टर से जा भिड़े और हादसे में 3 लोगों की जान चली गई। एक गंभीर रूप से घायल है जिसे प्रयागराज अस्पताल में रेफर किया गया है इलाज के लिए। कौशाम्बी की ये तस्वीरें आपने देखी, कैसे कोहरे की वजह से यह हादसा हुआ और 3 लोगों की इस हादसे में जान चली गई, जबकि एक की हालत नाजुक बनी हुई है। हापुड़ कौशाम्बी, यहाँ पर कोहरे की वजह से लोगों को परेशानी हो रही है। कहीं गाड़ियों की आपस में टक्कर हो रही है तो कहीं इतना भीषण हादसा हुआ कि 3 लोगों की कोहरे की वजह से जान चली गई, एक व्यक्ति की हालत घायल। तो 2 तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। एक तरफ हापुड़ जहां पर एक साथ कई गाड़ियां आपस में भिड़ गई क्योंकि कोहरे की वजह से लोग देख नहीं पा रहे थे, और दूसरी तरफ घटना हुई है कौशाम्बी में जहां पर एक साइकिल की टक्कर हुई है ट्रैक्टर के साथ। अब साइकिल में 3 लोग सवार थे जिनकी मौत हो गई।